बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैपिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो आज जो हमारा 12वां दिन है, डे 12 ऑन इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। हमने जी स्टार्ट किया हुआ है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन, और इसके अंदर हमने जी स्टार्ट किया हुआ है सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। और इसके अंदर फिर हम जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हम बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल की जो है कंप्लीट बात कर ली थी। आज हम जो है वो हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल स्पोर्स की। ठीक है, कोई बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या फंक्शंस है, मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना जो है वो आज का मैप। और इस मैप के अंदर सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कि जी स्पोर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पोर्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स कंडीशंस। मतलब जब बैक्टीरिया किसी ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जब जो उस बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह हो, अगर वो वाली कंडीशंस आ जाती हैं तो उस कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशंस होती हैं इसके अंदर फिर दो मेडिकली इम्पोर्टेंट जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव जो रोड्स होते हैं, वो जेनरा हैं आप कहने के इनके, वो जो है ना स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कौन से जेनरा हैं उनके स्पोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो जेनरा हैं इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास आता है जी जीनस कोलेस्ट्रीडियम और दूसरी जीनस आती है बैसिलस। ये दो हमारे पास जेनरा हैं बैक्टीरिया के जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम जीनस बैसिलस की बात करें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो जो स्पोर्स इंक्लूड हैं, एक्चुअली ये जो बैसिलस के जो आप कहने के स्पोर्स होते हैं या इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्चुअली एंथ्रेक्स काज करते हैं। एंथ्रेक्स के हम डिटेल फर्दर आगे क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जाओ जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि द जीनस कोलेस्ट्रोडियम की बात करें तो ये क्या काज करते हैं, इनके अंदर अगर आप देखें तो टेटनस और बोटुलिज्म जो है ना इनके एजेंट्स आते हैं। मतलब ये जो दो डिजीज़ होती हैं, टेटनस एक डिजीज़ है और बोटुलिज्म डिजीज़ है, तो ये उनके एजेंट्स होते हैं, तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं कि डेफिनेशन तो हो गई। अब आगे आता है कि स्पोर फॉर्मेशन जो है ये आप कह लें कि कब होती है। ठीक है, तो ये उस वक्त होती है जब आप कह लें कि व्हेन न्यूट्रिएंट्स सच एज सुक्रोज एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन आर डिप्लीटेड। मतलब ये है कि ये जो स्पोरुलेशन का अमल है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये तब होगा जब बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। मतलब न्यूट्रिएंट कौन कौन से, कार्बन कम होना शुरू हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जब डिप्लीट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं। ठीक हो गई बात। अब ये तो हो गया कि फॉर्मेशन कैसे होती है। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास स्पोर्स की कंपोजिशन क्या है, कि किस चीज़ के बने होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्पोर फॉर्म्स इनसाइड द सेल एंड कंटेन। ये पहली तो ये बात है कि जो स्पोर्स होते हैं ना सेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर जो है ना स्पोर्स बनते हैं, और इसके अंदर जो है ना क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 6 थिंग्स आर प्रेजेंट इन द स्पोर्स। नंबर 1 पे बैक्टीरियल डीएनए है। दूसरे नंबर पे स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म होगा। सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी इसके अंदर। पेप्टिडोग्लाइकन होगा इसके अंदर, एंड वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक जो है ना हमारे पास थिक कैरेटिन लाइक कोट होता है। मतलब कैरेटिन एक प्रोटीन है, उसका बनी हुई एक जो है ना वो कवरिंग होती है इसके अराउंड। तो अब ये एक्चुअली हमारे पास जो कैरेटिन लाइक प्रोटीन कोट है, तो ये एक्चुअली इसके अंदर क्या है, मतलब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो कोट है जो कैरेटिन लाइक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द स्पोर टू हीट। मतलब ये जो बाहर से कैरेटिन की जो कवरिंग है, ये कैरेटिन लाइक प्रोटीन सेम वैसी ही प्रोटीन है जैसे हमारे हेयर्स की प्रोटीन होती है, उसी तरीके की प्रोटीन है। और ये जो है ना क्या करती है, स्पोर को प्रोटेक्ट करती है हीट से, डिहाइड्रेशन से, रेडिएशन से और केमिकल से। मतलब ये जो कोट इसके इर्द गिर्द बना हुआ है, मतलब ये इस तरीके से बैक्टीरिया है, तो इसके बैक्टीरिया नहीं, ये स्पोर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से स्पोर है, और इस स्पोर के बाहर जो है ना कवरिंग होती है। ठीक है, और स्पोर्स के अंदर बाकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं इसके। ठीक है, और बाहर जो कवरिंग है ये कोट होता है। तो ये कोट क्या कर रहा है, एक तो हीट से बचा रहा है उसको, ठीक है, और दूसरा डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, रेडिएशन से बचा रहा है और केमिकल से बचा रहा है। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर हेल्प करने वाली कौन सी चीज़ें हैं,
इसके अंदर जो है ना रेजिस्टेंस में बी मीडिएटेड बाय डीपी कोलोनिक एसिड, ठीक है, डाईपिकोलोनिक एसिड कह सकते हैं आपको, मैं थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन जो थोड़ी सी ठीक ना हो मेरी, तो पिकोलिनिक एसिड जो है ना ये कह लें कि एसिड है, ये हेल्प कर रहा होता है। साथ में कैल्शियम आयंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये चिलेटर होता है जो कि सिर्फ इन स्पोर्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, डाईपिकोलिनिक एसिड और साथ में कैल्शियम आयन चिलेटर, तो ये जो है ना इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है ना ये रेजिस्टेंस जो है ना वो काज करती हैं बैक्टीरियल स्पोर्स की। ओके, तो अब हमें जो है ना वो स्पोर्स की कंपोजिशन समझ आ गई कि स्पोर्स के अंदर जो है ना क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर रहा होता है। अब अगली चीज़ जो आती है बैक्टीरियल स्पोर्स के अंदर वो आती है डोरमेंसी, ठीक है। अब डोरमेंसी जो होती है, ठीक है, ये जो डोरमेंसी है इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, रेस्ट। डोरमेंसी का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है कि इसको रेस्ट की हालत कहते हैं, मतलब जब बैक्टीरिया रेस्ट कर रहा होता है या स्पोर्स रेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम डोरमेंसी कहते हैं। तो वंस फॉर्म्ड, जब ये बन जाते हैं, द स्पोर हैज़ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब स्पोर्स बनते हैं तो इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, ये रेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड कैन रिमेन डोरमेंट फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, कई हज़ार सालों तक भी रह सकते हैं ये, ठीक है। मैनी ईयर्स तक जो है ना ये डोरमेंट रह सकते हैं, रेस्ट की हालत में रह सकते हैं, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये इनकी एक क्रायो स्टेट है। अब क्रायो स्टेट क्या होती है कि मतलब एक साइंटिफिक हमारे पास एक आप कह लें कि साइंस फिक्शन का एक पॉइंट है कि अगर हम इंसानों को जो है ना वो एक क्रायो स्टेट के अंदर लेकर जाएं तो कई हज़ार सालों तक वो ज़िंदा रहेंगे लेकिन सोए रहेंगे। ये भी इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ऐसी ही चीज़ है कि बैक्टीरिया अपनी तादाद को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने स्पोर्स बना के अपनी नस्लें जो वो फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकती हैं। तो इसको हम नाम देते हैं डोरमेंसी, रेस्ट की हालत। देयर इज़ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि स्पोर्स के अंदर क्या चीज़ नहीं हो रही होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो स्पोर्स फिर जब एक्टिव होंगे, मतलब ये रेस्ट की हालत से जब बाहर आएंगे तो उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ जो स्पोर्स है ये किस तरीके से का मैकेनिज़्म है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि जर्मिनेशन कैसे होती है। तो मैकेनिज़्म ऑफ जर्मिनेशन जो है वो क्या है, उसके अंदर सबसे पहली क्या बात है, एक्सपोजर टू वाटर। जब भी बैक्टीरिया के स्पोर्स को पानी लगेगा, पानी उनके करीब आएगा या पानी अवेलेबल होगा उनका, तो फिर क्या होगा, एंड अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स, दूसरी चीज़ न्यूट्रिएंट्स उनके पास अवेलेबल हों, स्पेसिफिक एंजाइम्स जो उनके कोट के अंदर पाए जाते हैं वो आप कह लो कि इसके कोट को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। जैसे ही पानी और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो इनके स्पोर्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी एक्टिवेशन से इसका जो बाहर वाला जो कोट है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर एंटर हो जाएंगे स्पोर्स के अंदर, एंड जर्मिनेशन इनटू अ पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरियल सेल अकर्स। तो उस स्पोर से फिर क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक बैक्टीरिया ज़िंदा हो जाएगा जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा, जो कि बीमारी काज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है। तो इसकी जो लाजमी पॉइंट है वो ये है कि पानी का अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। वाटर अवेलेबल होगा तो ये जर्मिनेट करेंगे, पानी नहीं होगा तो ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है और वो क्या है कि नोट दैट डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस इज़ नॉट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से क्या मुराद कि स्पोर से एक बैक्टीरिया का बनना, मतलब ये एक स्पोर है और इससे पूरा एक जो बैक्टीरिया बनेगा इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये जो आप कह लें कि जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ नॉट मीन्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन का आप कह लें कि हिस्सा नहीं है, ठीक है। सिंस वन सेल प्रोड्यूसेस वन स्पोर, क्योंकि एक जो हमारे पास जो सेल प्रोड्यूस होता है वो एक स्पोर से ही प्रोड्यूस होता है, दैट जर्मिनेट्स इनटू वन सेल, ठीक है। तो अब ये जो एक स्पोर होता है वो एक सेल से ही बनेगा और यही एक स्पोर आगे जाके एक ही सेल बनाएगा, ठीक है। तो हम जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में दो होना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया था, इससे दो बैक्टीरिया बन गए, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन है ये रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्पोर है तो ये एक ही बैक्टीरिया से बना था, पहले ये एक बैक्टीरिया था, इसने स्पोर बनाया और इसी स्पोर ने आगे जो है ना हमारे पास एक ही बैक्टीरिया डेवलप किया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन जो प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है। ओके,
तो अब आगे चलते हैं जर्मिनेशन के बाद मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्स की। तो स्पोर्स की मेडिकल इंपॉर्टेंस में सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस है हीट के लिए और केमिकल्स के लिए। ये तो बात हमने पहले भी कर ली कि ये रेजिस्टेंट है, मतलब इनको जितनी मर्जी हीट दे दें, केमिकल्स दे दें, ये हीट कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, देयर रेजिस्टेंस टू हीट स्टरलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव बाय बॉइलिंग। आप ये नहीं कर सकते कि सिंपल बॉइलिंग कर लें तो ये ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बीकर के अंदर अगर स्पोर्स हैं इसके, आप उसको जितना मर्जी बॉयल कर रहे हैं स्पोर्स ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हमने इनको ख़त्म करना है तो इनको ख़त्म करने का मैकेनिज़्म क्या है, स्टीम हीटिंग अंडर प्रेशर एट 120 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस कह लें, फॉर एटलीस्ट 50 मिनट्स। कि आपने अगर इन स्पोर्स को ख़त्म करना है तो आपको स्टीम हीटिंग देनी पड़ेगी, भाप देनी पड़ेगी, और हाई प्रेशर के ऊपर, और 121 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक जो वो आपको हीट देनी पड़ेगी। और वो 15 मिनट के अंदर फिर क्या होगा कि इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मेडिकल यूज़। मतलब ये है कि उस 15 मिनट के अंदर आप ये इंश्योर करते हैं कि सारे के सारे स्पोर्स मर चुके हैं। तो ज़्यादातर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सर्जरी के अंदर यूज़ होते हैं या हम जो है वो लैब के अंदर जो यूज़ करते हैं, उनको इसी तरीके से स्टरलाइज किया जाता है ताकि स्पोर्स जो है वो शुरू से ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या बात है कि स्पोर्स आर ऑफन नॉट सीन इन क्लिनिकल स्पेसिमेंस। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि स्पोर्स क्लिनिकल स्पेसिमेंस के अंदर नहीं आते। मतलब एक पेशेंट है, उसका आपने सैंपल लिया कल्चरिंग के लिए, तो उसके अंदर हमें स्पोर्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। फ्रॉम पेशेंट्स इन्फेक्टेड बाय स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं उनके स्पोर्स हमें पेशेंट से नहीं मिल सकते। तो ये है मेडिकल इसकी इम्पोर्टेंस। तो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज हमने बैक्टीरियल स्पोर्स कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है ना, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पूरा एक चैप्टर था हमारा, इस चैप्टर को रीकैप करेंगे इन पर्ल्स के अंदर। पर्ल्स कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि हम पूरे चैप्टर को इन पर्ल्स के अंदर पूरे को कवर करेंगे कि ये हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करें जो हमारे साथ इस जर्नी के साथ चलना चाहते हैं, मतलब मेडिकल स्टूडेंट जितने भी हैं जिनको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मसला आता है, तो हमारे साथ जुड़ें साथ, और हम इस मैप को एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी तरीके से, जिस तरह से मैप बना हुआ है इस तरीके से जुड़ा रहे, ठीक है। हमारा जो है वो एक पूरे कॉन्सेप्ट्स जुड़ जाएं। अब ये सिर्फ यहाँ तक मैं नहीं रहूँगा कि हम सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी ही करें, बाकी मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इसी तरीके से हम मैप बना के उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज़ इनफ फॉर द डे। बाकी हम जब वो मिलते हैं फिर अगले दिन, नेक्स्ट जो डे आएगा डे 12 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।